नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग संस्कृत साहित्य पढ़ रहे थे। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कल की क्लास में हमने महाकवि कालिदास को देख लिया है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे महाकवि भास को। और हम इस प्रकार से महाकवि भास को देखेंगे, यदि आपके लिखित परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि महाकवि भास के बारे में बताइए या उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा कीजिए, तो आप लोग आसानी से कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं महाकवि भास। महाकवि भास ने 13 नाटकों की चर्चा की है या 13 नाटक लिखे हुए हैं। उन 13 नाटकों को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए महाकवि भास। और आज की क्लास संख्या 7 है। कल की क्लास में हम लोगों ने महाकवि कालिदास को समाप्त कर लिया था। महाकवि भास। महाकवि भास की चर्चा कर रहे हैं। लिखिए, गणपति शास्त्री ने भास का जन्म, ये गणपति चंद्रगुप्त से अलग है, ये है गणपति शास्त्री। तो लिखिए, गणपति शास्त्री ने भास का जन्म गणपति शास्त्री ने भास का जन्म ईसा पूर्व 4 सदी माना है। ईसा पूर्व 4 सदी माना है। जिसे अधिकांश विद्वान मानते हैं। जिसे अधिकांश विद्वान मानते हैं। गणपति शास्त्री ने भास का जन्म ईसा पूर्व 4 सदी माना है, जिसे अधिकांश विद्वान मानते हैं। आगे लिखिए, कालिदास ने अपने नाटक कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्रम मालविका अग्निमित्रम में भास के नाम का उल्लेख किया है। में भास के नाम का उल्लेख किया है। जयदेव ने इन्हें कविता कामनी का भास कहा है। कविता कामनी का भास कहा है।
बाणभट्ट ने अपने नाटकों का उल्लेख बाणभट्ट ने उनके नाटकों का उल्लेख बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित। हर्षचरित में किया है। हर्षचरित में किया है। संस्कृत साहित्य में सबसे प्राचीन नाटककार, नई लाइन से लिखिए। संस्कृत साहित्य में सबसे प्राचीन नाटककार भास हैं। भास हैं। सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को ही है। भास को ही है। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। और इन नाटकों को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। आज की क्लास में हम बात किसकी कर रहे हैं? महाकवि भास की बात कर रहे हैं। महाकवि भास की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले गणपति शास्त्री ने भास का जन्म ईसा पूर्व 400 माना है, जिसे अधिकांश विद्वान मानते हैं या सहमत हैं। कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्रम में भास के नाम का उल्लेख किया है। जयदेव ने इन्हें कविता कामनी का भास कहा है। बाणभट्ट ने उनके नाटकों का उल्लेख किसके? महाकवि भास के नाटकों का उल्लेख हर्षचरित में किया है। संस्कृत साहित्य में सबसे प्राचीन नाटककार भास है। सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को है। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं और इन नाटकों को 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए, इतना आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आइए अब इनके नाटकों को 13 नाटक कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं और 4 भाग को देख लेते हैं और किसके अंतर्गत किन नाटकों को रखा है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं।
भास के नाटकों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। कुल कितने नाटक हैं? 13। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखिए उदयन कथा मूलक। नंबर 1 उदयन कथा मूलक। चलिए इसमें लिख लीजिए, उदयन कथा मूलक के अंतर्गत 2 नाटक आते हैं। पहला है प्रतिज्ञा यौगन रायन। पहला कौन सा है? प्रतिज्ञा यौगन रायन। दूसरा है स्वप्नवासा दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम, ये हो गया उदयन कथा मूलक के अंतर्गत। दूसरा विभाजन इन्होंने किया है महाभारत मूलक। महाभारत मूलक, इसके अंतर्गत इन्होंने 7 नाटक को रखा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है उर्भंग। उर्भंग दूसरा है दूत वाक्यम। दूत वाक्यम। तीसरा पंचरात्र। पंचरात्र। चौथा लिखिए बाल चरित्र। पांचवा लिखिए दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच। छठा कौन सा है इनका? छठा है कर्णभार। कर्णभार। और 7वां है मध्यम व्यायोम। मध्यम व्यायोम। ये 7 नाटक किसके अंतर्गत है? महाभारत मूलक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है उदयन कथा मूलक, दूसरा है महाभारत मूलक और तीसरा है रामायण मूलक। तीसरा लिख लीजिए कौन सा है? रामायण मूलक। रामायण मूलक। इसमें 2 नाटक है, एक प्रतिमा नाटक और दूसरा अभिषेक नाटक।
चलिए लिखते हैं। इसके अंतर्गत दो नाटक आते हैं। एक है प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक, और दूसरा है अभिषेक नाटक। ये तीन भाग हो गए। कौन कौन से? उदयन कथा मूलक, महाभारत मूलक, रामायण मूलक, और चौथा लिख लीजिए कल्पना मूलक। ये हो गया 3 नंबर आपका। चौथा है कल्पना मूलक, कल्पना मूलक। इसके अंतर्गत लिखिए अभिमारक और चारुदत्त, दो नाटक हैं। पहला है अभिमारक और दूसरा है चारुदत्त। इन 13 नाटकों की चर्चा हमें करनी है। यदि आपके लिखित परीक्षा में आ जाए तो आपको इन 13 नाटकों के बारे में बताना है कि महाकवि भास के 13 नाटक कौन कौन से हैं। उनको 4 भागों में बांटा गया है और वो 4 भाग कौन कौन से हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार भाग कौन कौन से हैं? उदयन कथा मूलक, महाभारत मूलक, रामायण मूलक, कल्पना मूलक। उदयन कथा मूलक के अंतर्गत प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्तम। महाभारत मूलक के अंतर्गत उर्भंग, दूतवाक्यम, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कणभार, मध्यम व्यायोम। रामायण मूलक के अंतर्गत प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, कल्पना मूलक के अंतर्गत अभिमारक, चारुदत्त। ये इतने नाटक किसके हैं? ये हैं महाकवि भास के। चलो लिख लिया होगा आप लोग। आइए एक एक नाटक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रतिज्ञा योगंधरायण के उदयन मूलक, उदयन कथा मूलक नाटक है इनका। हेडिंग क्या डालनी है? प्रतिज्ञा योगंधरायण। उदयन मूलक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उदयन मूलक। चलिए लिखिए प्रतिज्ञा योगंधरायण के अंतर्गत इसमें 4 अंक हैं। इसमें 4 अंक हैं। उदयन का वासवदत्ता से प्रेम, उदयन का वासवदत्ता से प्रेम, वासवदत्ता नहीं करिए, वासवदत्त से, वासवदत्त से प्रेम
और विवाह का वर्णन है। और विवाह का वर्णन है। मंत्री योगेंद्रायण की प्रतिज्ञा का वर्णन। मंत्री योगेंद्रायण की प्रतिज्ञा का वर्णन है। दूसरा नाटक है स्वप्न वासोदत्तम। स्वप्न वासोदत्तम, और ये भी इनका क्या है, उदयन कथामूलक है। उदयन मूलक। इसके अंतर्गत लिखिए, इस नाटक में छांक है। इस नाटक में 6 अंक है। इसमें उदयन व पद्मावती के विरह, इसमें उदयन व पद्मावती के विरह तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। का वर्णन है। योगेंद्रायण वासोदत्तम का अग्नि में जलकर मरना, का अग्नि में जलकर मरने का भी वर्णन मिलता है। का भी वर्णन मिलता है, या है आप कह सकते हैं, मिलता है। यह भास की सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है। यह भास की सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है। प्रसिद्ध नाटक है। उदयन मूलक दोनों नाटकों को हमने देख लिया है। पहला था प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, ये भी उदयन मूलक था, और दूसरा स्वप्न वासोदत्तम।
प्रतिज्ञा योगेंद्र रायण में क्या है, इसमें 4 अंक है। उदयन का वासुदत्ता से प्रेम और विरह का वर्णन है। मंत्री योगेंद्र रायण की प्रतिज्ञा का वर्णन है। दूसरे में स्वप्न वासुदत्त में क्या है, इसमें 6 अंक है। इसमें उदयन व पद्मावती के विरह तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। योगेंद्र रायण वासुदत्ता का अग्नि में जलकर मरने का भी वर्णन मिलता है। यह भास की सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है। अगला है उर्भंग। ये महाभारत मूलक है। उर्भंग और ये कैसा है, महाभारत। इसके अंतर्गत लिखिए, यह एकांकी नाटक है। यह एकांकी नाटक जिसमें एक अंक होते हैं उसको एकांकी कहते हैं। यह एकांकी नाटक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप, द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करके मारने का वर्णन है। जंघा भंग करके उसको मारने का वर्णन है। उर्भंग में क्या है, यह एकांकी नाटक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करके, मतलब उसके दोनों पैर को पकड़ करके बीच से फाड़ दिया था, ऐसे करके मारने का वर्णन है। इसीलिए इसमें लिखा गया है जंघा भंग करके मारने, जंघा भंग करके उसको मारने का वर्णन है। अगला नाटक है इनका दूत वाक्यम। और ये कैसा है, महाभारत मूलक है। महाभारत मूलक। इसके अंतर्गत लिखिए, यह भी एकांकी नाटक है। यह भी एकांकी नाटक है। महाभारत के युद्ध के पूर्व, महाभारत के युद्ध के पूर्व, मतलब पहले के पूर्व, श्री कृष्ण का
श्री कृष्ण का पांडव की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाना, वह विफल होकर लौटने का वर्णन है। यह शांत रस प्रधान नाटक एकांकी है, या नाटक है लिख सकते हैं। यह शांत रस प्रधान एकांकी है। यह शांत रस प्रधान एकांकी है। चलिए दोस्तों, आप लोग इतना लिख लीजिए। सबसे पहले हमने किस नाटक को देखा है? सबसे पहले देखा हमने प्रतिज्ञा योगेंद्रायण को। ये उदयन मूलक नाटक है और किसका है? महाकवि भास का है। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। उदयंत व वासुदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। मंत्री योगेंद्रायण की प्रतिज्ञा का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। स्वप्न वासुदत्ता में 6 अंक हैं। इसमें उदयन व पद्मावती के विरह तथा पुनर्मिलन का वर्णन है। योगेंद्रायण वासुदत्ता का अग्नि में जलकर मरने का भी वर्णन मिलता है। यह भास की सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है। उर्भंग की बात करें तो यह महाभारत मूलक है। यह एकांकी नाटक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करके उसको मारने का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। दूत वाक्यम की बात करें, दूत वाक्यम में क्या है? यह महाभारत मूलक नाटक है। यह भी एकांकी नाटक है। महाभारत के युद्ध के पूर्व, मतलब महाभारत युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण का पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाना व विफल होकर लौटने का वर्णन है। यह शांत रस प्रधान एकांकी नाटक है। यह एकांकी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया दोस्तों? चल, अभी तक हमने 4 नाटक देख लिए हैं। ठंड की वजह से इंक जाम हो जा रही है बोर्ड पर, मिट नहीं रहा है।
थोड़ा मिटाने में दिक्कत है। चलिए मिट जाएगा, फिर अगला पेज हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाटक है इनका पंचरात्र, और यह भी महाभारत मूलक। लिखिए पंचरात्र कैसा है? महाभारत मूलक। थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे लिख दे। पंचरात्र, और ये कैसा है? महाभारत मूलक। दिखाई दे रहा है दोस्तों? चलो इसमें लिखिए, यह 3 अंकों का नाटक है। यह 3 अंकों का नाटक है। दुर्योधन द्वारा 5 दिनों में दुर्योधन द्वारा 5 दिनों में पांडवों की खोज का वर्णन है। 5 दिनों में पांडव की खोज का वर्णन है। अगला नाटक है बाल चरित्र। बाल चरित्र महाभारत मूलक। इस नाटक में 5 अंक हैं। इस नाटक में 5 अंक हैं। इस नाटक में 5 अंक हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर इस नाटक में 5 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 5। इस नाटक में 5 अंक हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक की कथा वर्णित है। कंस के वध तक की
कथा वर्णित है। अगला नाटक है दूध घटोत्कच। दूध घटोत्कच और ये महाभारत मूलक है। महाभारत मूलक। चार भाग विभाजित किए थे, उदयन कथा मूलक, महाभारत मूलक, रामायण मूलक, कल्पना मूलक। उदयन मूलक को हमने देख लिया है, अब देख रहे हैं महाभारत मूलक। महाभारत मूलक में किसको देख रहे हैं? दूध घटोत्कच को। चलिए इसमें लिखिए, यह एकांकी है, यह एकांकी नाटक है, यह एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत, श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के पास जाने का वर्णन, के पास जाने का वर्णन। यह एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास जाने का वर्णन है। दूत घटोत्कच कैसा नाटक है? महाभारत मूलक। अगला नाटक है कर्णभार। कर्णभार और ये भी महाभारत मूलक है। महाभारत मूलक। चलिए इसमें लिखिए, यह एकांकी नाटक है। यह एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी, कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच व कुंडल दान में
देने का वर्णन है। कर्ण को वरदान था कि जब वो कवच और कुंडल को पहन कर रखेगा तो उसको कोई हरा नहीं सकता था। वही कवच और कुंडल को ब्राह्मण के भेष बनाकर इंद्र जो है कर्ण से दान में लेने के लिए जाते थे, और कर्ण बहुत बड़ा दानी व्यक्ति था। वो अपने कवच व कुंडल को इंद्र को दान दे देता है। इसी का वर्णन किसमें मिलता है? कर्णभार में। अगला नाटक है इनका मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग, और ये कैसा है? ये भी महाभारत मूलक है। महाभारत मूलक। चलिए इसमें लिख लीजिए, इस एकांकी में भीम द्वारा, ये भी एकांकी नाटक हो गया। इस एकांकी में भीम द्वारा घटोत्कच से ब्राह्मण पुत्र घटोत्कच से ब्राह्मण पुत्र को बचाने इस एकांकी में भीम द्वारा घटोत्कच से ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम द्वारा अपने पुत्र घटोत्कच अपने पुत्र घटोत्कच और पत्नी हिडिंबा से पुनर्मिलन का वर्णन है। पुनर्मिलन का वर्णन है। महाभारत मूलक हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए। पंचरात्र की बात करें तो पंचरात्र महाभारत मूलक है। यह 3 अंकों का नाटक है। दुर्योधन द्वारा 5 दिनों में पांडवों की खोज का वर्णन इसमें वर्णित है। बाल चरित्र की बात करें तो यह महाभारत मूलक है। इस नाटक में 5 अंक हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक की कथा वर्णित है। दूत घटोत्कच ये भी महाभारत मूलक है। यह एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास जाने का वर्णन है। कर्णभार की बात करें तो ये भी महाभारत मूलक है। यह एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच व कुंडल दान देने का वर्णन है। मध्यम व्यायोग की बात करें तो ये महाभारत मूलक है। इस एकांकी में भीम द्वारा घटोत्कच से ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है।
भीम द्वारा अपने पुत्र घटोत्कच और पत्नी हिडिंबा से पुनर्मिलन का वर्णन है। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों। चलो अब देखते हैं रामायण महाभारत मूलक हो गया। अब देखेंगे हम लोग रामायण मूलक। रामायण मूलक में कितने नाटक हैं? 2 नाटक। और वो कौन कौन से हैं? एक है प्रतिमा नाटक, दूसरा है अभिषेक नाटक। तो आइए देखते हैं रामायण मूलक में। एक मिनट रुको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक, और ये कैसा है? रामायण मूलक। इसके अंतर्गत लिखिए, इस नाटक में 7 अंक हैं। इस नाटक में 7 अंक हैं। इसमें रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है। इसमें रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है। चाहे प्री का एग्जाम हो आपका, चाहे मेंस का, ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है। अगला नाटक है अभिषेक। अभिषेक नाटक, और ये भी कैसा है? रामायण मूलक। चलिए इसमें लिखिए, इस नाटक में 6 अंक हैं। इस नाटक में 6 अंक हैं।
इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से, इसमें रामायण के किष्किंधा कांड इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड, युद्ध कांड तक की सारी कथा, तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है। सारी कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रामायण वध के अंत में रावण वध के बाद, अंत में रावण वध के बाद राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। के बाद राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। अभिषेक नाटक में क्या है? इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के बाद राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। ये हो गया रामायण मूलक। अभी 2 नाटक बच रहे हैं कल्पना मूलक, चलिए उनको भी देख लेते हैं। कल्पना मूलक में एक है अभिमारक और दूसरा है चारुदत्त। तो सबसे पहले देखते हैं अभिमारक। अभिमारक और ये कैसा है? कैसा है? कल्पना मूलक। कल्पना मूलक। चलिए इसके अंतर्गत लिखिए। इस नाटक में 6 अंक हैं। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का, इसमें राजकुमार अभिमारक का इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ, कुरंगी के साथ
प्रलय विवाह का वर्णन है। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। एक नाटक और है चारुदत्त, ये भी कल्पना मूलक है। चारुदत्त, और ये कैसा है? कल्पना मूलक। चलिए इसमें लिखिए, इसमें 4 अंक हैं। इसमें 4 अंक हैं। चारुदत्त और बसंत सेना चारुदत्त और बसंत सेना नामक वेश्या के प्रणय नामक वेश्या के प्रणय का वर्णन है। का वर्णन है। यह अधूरी कृति है। अधूरी कृत है। यदि आपसे पूछ ले कि भास की कौन सी रचना अधूरी है तो कौन सी है? चारुदत्त। यह अधूरी कृति है। चलिए दोस्तों, आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने भास के 13 नाटकों की चर्चा की और उन 13 नाटकों को देख लिया। इस समय 4 नाटक जो बोर्ड पे लिखे हुए, आइए उनका रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिमा नाटक, यह रामायण मूलक नाटक है। इस नाटक में 7 अंक हैं। इसमें रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है। फिर अभिषेक नाटक, ये भी रामायण मूलक है। इस नाटक में 6 अंक है। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई। अंत में रावण वध के बाद राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। फिर कल्पना मूलक नाटक अभिमारक को हमने देखा। इस नाटक में 6 अंक है। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। चारुदत्त, ये भी कल्पना मूलक है। इसमें 4 अंक है। चारुदत्त और वसंत सेना नामक वैश्या के प्रणय का वर्णन है। यह अधूरी कृति है। तो कौन सी रचना भास की अधूरी है? वो है चारुदत्त। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। भास की अधूरी कृत के बाद स्टार बना के लिख लीजिए दोस्तों। भास की अधूरी कृत के बाद भास की अधूरी कृत के बाद शूद्रक ने इसी आधार पर
इसी आधार पर मृच्छकटिकम नाटक लिखा। मृच्छकटिकम नाटक लिखा। चलिए पहले आप लोग इतना कर लीजिए, उसके बाद अगले पेज पे देखते हैं। ठीक, आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रतिमा नाटक रामायण मूलक। इस नाटक में 7 अंक है। इसमें रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है। अभिषेक नाटक रामायण मूलक। इस नाटक में 6 अंक है। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रामायण वध के बाद राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। फिर अभिमारक, ये कल्पना मूलक है। इस नाटक में छांक है। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। चारुदत्त की बात करें, ये कल्पना मूलक है। इसमें 4 अंक है। चारुदत्त और वसंत सेना नामक वैश्या के प्रणय का वर्णन है। यह अधूरी कृत है। भास की अधूरी कृत के बाद शूद्रक ने इसी आधार पर मृच्छकटिकम नाटक लिखा। हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष बिंदु है भास के बारे में हम लोग लिख ले। यदि ये प्रश्न पूछ ले कि भास की रचनाओं की चर्चा कीजिए, तब हम लोग बता सके कि भास ने किस शैली का प्रयोग किया, किस समास का प्रयोग किया, कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है और कौन कौन से छंद प्रमुखता देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार बना के लिखते रहिए। महाकवि भास महाकवि भास वैदर्भी रीत के कवि हैं। वैदर्भी रीत के कवि हैं। श्रृंगार एवं वीर रस, श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग प्रमुखता के साथ किया है। के साथ किया है। इन्होंने समाज शैली इन्होंने समाज शैली ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं संक्षिप्त शैली, संक्षिप्त शैली का प्रयोग किया है।
का प्रयोग किया है। अगला बिंदु लिखिए, भास ने अपने नाटक में भास ने अपने नाटक में पताका स्थानक मतलब कि नाटकीय व्यंग का सुंदर समन्वय किया है। का सुंदर समन्वय किया है। भास ने अपने कई नाटकों में में प्रथम श्लोक में मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया है। मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया है। नाटक के प्रमुख पात्रों का नाम भी नाटक के प्रमुख पात्रों का नाम भी मंगलाचरण के श्लोक में दे दिया है। का नाम भी मंगलाचरण के श्लोक में दे दिया है। भास की शैली वैदर्भी है। भास की शैली वैदर्भी है। उनकी शैली में शैली के तीनों शैली के तीनों गुण
ब्रैकेट में लिख लीजिए तीनों गुण कौन कौन से हैं। प्रसाद, माधुर, ओज। प्रसाद, माधुर, ओज विद्यमान है। विद्यमान है। अगला बिंदु लिखिए, भास की शैली पर, भास की शैली पर वाल्मीकि रामायण का, वाल्मीकि रामायण का विशेष प्रभाव है। विशेष प्रभाव है। भास भारतीय भावों के कवि हैं। भास भारतीय भावों के कवि हैं। भास भारतीय भावों के कवि हैं। अगला बिंदु लिखिए, भास अनुप्रास यमक उत्प्रेक्षा, भास ने अनुप्रास यमक उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। चलिए एक लाइन और लिख लीजिए, भास ने अपने नाटकों में भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। 24 छंदों का प्रयोग किया है। इसमें प्रमुख छंद, इसमें प्रमुख छंद अनुष्टुप, अनुष्टुप,
शार्दुल, अनुष्टुप, बसंतिलका, शार्दुल विकृत, वंशस्थ, शिखरणी, मालिनी, उपजात, इत्यादि। चलिए दोस्तों, आइए एक बार इस पेज को रिपीट कर लेते हैं। महाकवि भास वैदर्भी रीत के कवि, श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग प्रमुखता के साथ किया है। इन्होंने समाज शैली, संक्षिप्त शैली का प्रयोग किया है। भास ने अपने नाटक में पताका स्नातक मतलब नाटकीय व्यंग्य का सुंदर समन्वय किया है। भास ने अपने कई नाटकों में प्रथम श्लोक में मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया है। नाटक के प्रमुख पात्रों का वर्णन भी मंगलाचरण के श्लोक में दे दिया है। भास की शैली वैदर्भी है। उनकी शैली के तीनों गुण प्रसाद, माधुर्य, ओज विद्यमान है। भास की शैली पर वाल्मीकि रामायण का विशेष प्रभाव है। भास भारतीय भावों के कवि हैं। भास ने अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतर, न्यास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें प्रमुख छंद अनुष्टुप, बसंतिलका, शार्दुल विकृत, वंशस्थ, शिखरणी, मालिनी, उपजात, मंदाक्रांता इत्यादि हैं। ठीक, चलिए आप इसको लिख लीजिए। हो गया। चलो, यहां पर महाकवि भास कंप्लीट होते हैं दोस्तों, और आज के क्लास भी यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।